माय डियर गुड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार। आपका अपना यश बघेल पढ़ने पढ़ाने की बातचीत में एलिवेट कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मात्रक के बारे में। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था मापन क्या होता है, उसके प्रकार भी पढ़े थे और उसकी विधियाँ भी पढ़ते हुए अब हम पढ़ते हैं कि मापन के साथ साथ में मात्रक क्या होता है। हमने पढ़ा था मापन के लिए आवश्यक जो बातें हैं वो है मात्रक और संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान के साथ साथ में एक छोटा सा वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था मात्रक। अब मात्रक होता क्या है, इस बात को लेकर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसके प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। तो मात्रक आप कह सकते हो कि जो मापन के लिए ज्ञात नियत मानक राशि ली जाती है, जिससे आप अगर किसी अन्य अज्ञात राशि से तुलना करते हो तो जो ज्ञात नियत मानक राशि है वही उसका मात्रक कहलाता है। यानी कह सकते हैं मानक राशि को ही मात्रक कहते हैं। यदि हम मात्रक की परिभाषा की बात करें तो भाई आप लोग एक संक्षिप्त शब्दों में लिख सकते हो कि मानक राशि या संदर्भ मानक राशि को ही हम मात्रक कह देते हैं। और डिटेल परिभाषा लिखोगे तो लिखोगे एक ज्ञात नियत परिमाण की वह राशि, नियत परिमाण की वह राशि जिससे अन्य सभी या अन्य भौतिक लिख लो, सभी ने लिखो, अन्य भौतिक राशि की तुलना की जाती है, उसको अपन मात्रक कह देते हैं। कि मात्रक की विशेषता की बात करें तो मात्रक की जो विशेषताएं हैं, तो मात्रक की विशेषता है, फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि मात्रक सर्वमान्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सर्वमान्य। ऐसा नहीं कि ये एक जगह आप कोई मात्रक को मान रहे हो और वो किसी अन्य जगह नहीं, इसका वैल्यू हर जगह समान होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। दूसरा, मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए, यह सुपरिभाषित होना चाहिए, इसकी परिभाषा होना चाहिए, एक वैल्यू होना चाहिए। और विशेषता है समय व स्थान का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, समय व स्थान के कारण परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो। और भी भौतिक स्थितियां होती हैं, ताप है, दाब है, ताप दाब के कारण परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो। तो वो मात्रक की ये विशेषताएं हो गई हैं कि मात्रक सर्वमान्य होना चाहिए, सुपरिभाषित भी होना चाहिए, मात्रक समय व स्थान के कारण मात्रक का कोई परिवर्तन ना हो, और ताप है, दाब है, ऐसी भौतिक स्थितियां आ जाती हैं, इनके कारण भी मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं मात्रक के प्रकार के बारे में तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनसे अपन क्या करते हैं, भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं। यानी भौतिक राशियों के मापन के लिए या भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं और व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो भौतिक राशियों की संख्या जब 7 थी, जो मूल राशियाँ थी, भौतिक मूल राशियाँ, तो मूल राशियों की संख्या 7 थी, तो मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7 होंगे। जैसे आपने सुना था कि लंबाई का तो मीटर मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा, और ऐसे ही आप पढ़ोगे ज्योति तीव्रता का कैंडला हो जाता है, पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाता है, और विद्युत धारा का एम्पेयर हो जाता है। तो ये इनके मात्रक हैं। तो पहले मूल मात्रक की परिभाषा लिख लेंगे हम और फिर उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक की भी परिभाषा लिखेंगे। तो मूल मात्रक क्या होते हैं आप लोगों ने याद रखा होगा, अभी हमने सुनाया है। क्या याद कर लिया भाई? आप लोगों ने याद कर लिया है कि वे मात्रक जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या उपयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं।
मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो, सिंपल सी परिभाषा में लिख सकते हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात स्वतंत्र रहते हैं। और दूसरी परिभाषा हमने अपने शब्दों में आपको सरल संक्षिप्त शब्दों में बता दिया है कि मूल मात्रक वे मात्रक कहलाते हैं जो मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो मूल भौतिक राशियाँ 7 हैं, तो मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7 ही होंगे। अब इसके बारे में सर 7 ही क्यों हैं, ये 7 मूल राशियाँ ही क्यों रखी गई हैं, तो इसके बारे में जब मात्रकों की पद्धति पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा कि मूल राशि 7 है, इनकी संख्या 7 मानी गई है। अब व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं अगर इस हिसाब से परिभाषा बनाओगे तो जो एक दूसरे पर क्या लिख सकते हो, मूल मात्रकों पर, मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं या उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। इनकी संख्या अपन फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि मूल राशियों की संख्या फिक्स थी, इसलिए मूल मात्रकों की संख्या फिक्स हो गई है। व्युत्पन्न राशियों की संख्या निश्चित नहीं की जा सकती, निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो व्युत्पन्न मात्रकों की भी संख्या को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इनकी संख्या निर्धारित नहीं, ऐसा लिखो, इनकी संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक के साथ साथ, अब हम अभी तक केवल इतना समझे हैं कि मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक के कितने प्रकार होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, और अब हम पढ़ते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के प्रकार। उसके आगे हम पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धति। अब मात्रक को लिखने के भी कुछ नियम होते हैं कि मात्रकों को लिखा कैसे जाता है, तो जब हम आपको मात्रक लिखेंगे पद्धतियों में तो उस समय हम आपको बता देंगे कि मात्रकों को लिखने के क्या तरीके होते हैं। थोड़ा सा अगर सुनना है तो अभी हम सुना के आपको बता सकते हैं कि मात्रकों को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो जैसे ही हमने आपसे बोला है कि सर मात्रकों को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, तो आपको एक प्रश्न बनता है कि नहीं, हमने एम्पियर का तो कैपिटल ए लिखा देखा है, एम्पियर के लिए हमने कैपिटल ए लिखा देखा है, तो सर आप तो कह रहे हो कि मात्रकों को हमेशा स्मॉल लेटर में बनाया जाता है, लेकिन इसको कैपिटल में लिखा देखा है। नहीं, मात्रक जितने भी हैं सबको आप क्या करते हो, स्मॉल लेटर में ही बनाते हो, लेकिन यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पे है तो उसका अक्षर आप कैपिटल बनाते हो। और मात्रक को कभी भी आप इस तरह से नहीं लिखते हो कि आप उसको एस लगा के लिख दो, किलोग्राम्स कर दो या फिर मीटर्स एस कर दो, ऐसा नहीं किया जाता कभी भी। इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि मात्रकों को कभी भी हम ऐसा बोलते हैं बहुवचन रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी हमेशा मात्रक को एक वचन के रूप में ही लिखा जाता है। अगर कोई ऐसा लिखता है किलोग्राम्स या मीटर्स तो ये एकदम से गलत है, और यदि कोई ऐसा लिखता है, स्मॉल लिखता है, ऐसे कैपिटल बनाता है और कहता है कि सर ये मीटर है, तो ये गलत है। मात्रक हमेशा स्मॉल में होता है। लेकिन यदि मात्रक का नाम वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, यहाँ पे एम्पियर है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो ये इसको अपन कैपिटल बनाते हैं क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाता है, तो उसको अपन कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और वही बात करें मात्रकों की, तो मात्रकों के आगे कोई विराम चिन्ह नहीं होता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं ऐसा लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, ये अपने आप में ये कंप्लीट है, कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखना है आपको। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती हैं फिजिक्स में।
अब हम वही बात करते हैं कि मात्रकों को पूरा नाम लिखेंगे तो सर कैसे लिखेंगे। मात्रकों को यदि पूरा नाम लिखते हैं तो पूरा नाम हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखोगे, कभी भी आप उसको बड़े अक्षर में नहीं लिखोगे। आप अगर ऐसा लिख देते हो एम कैपिटल और उसके बाद ए इस तरह से लिखते हो और टी ई आर इस तरह से लिखते हो, या ए कैपिटल बनाते हो फिर एम पे लिख देते हो, तो ये बिल्कुल आप क्या करते हो, गलत करते हो। इसको अगर आप कोई मात्रक लिख रहे हो, पूरे अक्षर में लिख रहे हो उस मात्रक को, तो यदि पूरा लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे स्मॉल अक्षरों में लिखना पड़ेगा, और यदि आप उसको सिंबल में दर्शा रहे हो तो सिंबल में भी स्मॉल करना पड़ेगा। केवल एक एक्सेप्शन है कि यदि मात्रक का नाम वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है तो उसको कैपिटल में लिखोगे। ये मात्रकों को लिखने के तरीके हैं, समझ रहे हो आप लोग। अब हम थोड़े से इसके आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मात्रकों की पद्धति। तो मात्रकों की पद्धति आपकी कितनी पद्धतियाँ होती हैं। अगर मात्रकों की पद्धति शुरुआत की चर्चा करेंगे तो शुरुआत में मात्रकों की 3 पद्धतियाँ थी। सर मात्रकों की पद्धतियों की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ऐसा क्या समस्या की बात आ गई कि इसकी पद्धति आपको बताने पड़ रही है और उसके बाद एक चौथी पद्धति भी बनानी पड़ती है। तो जब मूल मात्रक पद्धति होती क्या है या प्रणाली होती क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हो मात्रकों की पद्धति या प्रणाली। तो मात्रकों की पद्धति या प्रणाली क्या होती है, तो आप कहोगे सर कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समझ को मात्रकों की पद्धति या प्रणाली कहते हैं। क्या बोला मैंने परिभाषा में, मूल मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समझ को क्या कहते हैं, मात्रकों की पद्धति या लिख सकते हो प्रणाली कहते हैं। ठीक है, मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समझ को मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। ये पद्धतियाँ आपकी 3 हैं, जैसे अपन चर्चा करते हैं। तो सर आप कहोगे सर आप गलत पढ़ा रहे हो, 3 नहीं हम तो 4 पढ़ रखे हैं, चौथे की भी चर्चा करेंगे। तो पहले आपकी एक पद्धति है CGS पद्धति, दूसरी है आपकी MKS पद्धति, MKS पद्धति, और तीसरी है आपकी FPS पद्धति। FPS पद्धति। अब अगर आप इसको बात करोगे सर CGS पद्धति क्या होती है, MKS पद्धति क्या होती है, FPS पद्धति क्या होती है, इसकी हम आपको परिभाषा सुनाते हैं, लिख के नहीं बताते हैं। CGS पद्धति आपकी वह पद्धति है जिसमें इसमें पद्धतियों में 3 चीज़ों की चर्चा की गई है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। मात्र 3 राशियों की चर्चा है इन पद्धतियों में। इन तीनों के अंदर आप देख रहे होंगे कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो यहाँ CGS पद्धति में क्या हो जाता है, इसकी परिभाषा में आप कह देते हो कि वह पद्धति जिसमें लंबाई को C4 सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसको CGS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को अपन मैट्रिक पद्धति भी कह देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, मीट्रिक पद्धति। कहीं की मैट्रिक लिखा रहता है, कहीं मीट्रिक लिखा रहता है। मीट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति भी बोल देते हैं। ये बहुत छोटी सी पद्धति होती है जिसमें अपन 10 की घातों में व्यक्त करते हैं इस पद्धति को। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरी पद्धति MKS। तो MKS पद्धति होती है, इसमें अपन लंबाई को M से ही तात्पर्य हो रहा है कि मीटर में मापते हैं, और K से तात्पर्य हो रहा है किलोग्राम में मापते हैं। और आप यहाँ देखते हो कि S4 क्या होता है, सेकंड में मापते हैं। तो अपन इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे, तो वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उस पद्धति को MKS पद्धति कहते हैं। इसको अगर दूसरे नाम से कहो तो इसको अपन दूसरा नाम कह देते हैं व्यवहारिक पद्धति। व्यवहारिक पद्धति
व्यवहारिक पद्धति, या फिर इसको इंडियन पद्धति भी बोल देते हैं, भारतीय पद्धति भी कह देते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं अब की अगली पद्धति, जिसका हम क्या नाम कह देते हैं, FPS पद्धति। FPS से तात्पर्य पड़ रहा है F4 यहाँ से फुट है, P4 यहाँ पाउंड है, और S4 यहाँ सेकंड है। इसको भी पूरा नाम लिख दो और इसका भी पूरा नाम लिखा दो। तो FPS पद्धति कौन सी पद्धति है, इसको ई मत समझ लेना, FPS पद्धति। तो ये कौन सी पद्धति हो गई है, FPS पद्धति अपन क्या कहेंगे, वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो इसको अपन क्या कह देते हैं, FPS पद्धति कह देते हैं। इसका दूसरा नाम आप कह सकते हो सर ब्रिटिश पद्धति, इसका नाम होता है दूसरा, ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इन पद्धतियों के तीनों के नाम हैं, कैसे याद रखोगे, तो इनके नाम रखने के थोड़ा सा तरीका अपनी भाषा में हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि पहली पद्धति है आपकी मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति है, तो इसमें आप 10 की घातों में व्यक्त करते हैं इसको। मीट्रिक पद्धति होती है एक छोटी पद्धति, इस तरह से आप मान सकते हैं। दूसरी पद्धति है MKS पद्धति, और इस MKS पद्धति को अगर आप बात करते हो कि सर आपने इसका नाम MKS पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड है और इसको अपन इस तरह से करते हैं, तो इसका नाम आपने व्यवहारिक पद्धति रखा है। तो इसको हम बता सकते हैं बेटा कि हम और आप इसको अधिकांशतः व्यवहार में यूज करते हैं। आप कभी भी दुकान पर गए होंगे, आपने परचून की दुकान पर ये नहीं बोला होगा कि चाचा हमें 50 मीटर कपड़ा दे दो, आपने ये नहीं बोला होगा कि 500 ग्राम हमें शक्कर दे दो, आपने बोला होगा कि हमें आधा किलो, आपने बोला होगा हमें आधा मीटर। यानी हम अधिकांशतः व्यवहार में इसी पद्धति को बोलचाल में प्रयोग करते हैं। हम चाहे कोई वस्तु द्रव्यमान में लेने जाएं तो हम किलोग्राम बोलते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो। आप ऐसा नहीं कहते होंगे कभी बार, अधिकांशतः व्यवहार में ऐसे ही बोलते होंगे 1 किलो शक्कर दे दो, आपने 1000 किलोग्राम कभी नहीं बोला होगा, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ। और दूसरा, आप यदि कोई रस्सी लेने गए तो आपने ऐसा नहीं बोला होगा कि मुझे आप 100 सेंटीमीटर की रस्सी दे दो, आपने बोला होगा 1 मीटर की रस्सी दो। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम अधिकांशतः इस चीज़ को कहाँ यूज करते हैं, व्यवहार में। इसी आधार पर इसको हम व्यवहारिक पद्धति कह देते हैं, और हमारे यहाँ पे यूज होती है, इसलिए हम इसका नाम भारतीय पद्धति भी नाम दे देते हैं। वहीं बात करते हैं FPS पद्धति की, तो FPS पद्धति आपकी ब्रिटिश पद्धति है, विदेशी पद्धति है, फुट, पाउंड और सेकंड। हम इसको याद रखने का छोटा सा ट्रिक बताते हैं कि जो पाउंड है, आप लोग सब लोग पिज्ज़ा खाते होंगे या केक्स खाते होंगे, जो किस में मिलते हैं भाई, पिज्ज़ा और केक आप पाउंड में आते हैं, किलोग्राम में नहीं। और ये सब चीज़ें कैसी हैं, विदेशी हैं भाई, हमारे यहाँ की नहीं, इंडियन की। तो ये कहाँ से आई हैं, ब्रिटिश। तो सब ब्रिटिश की इस आधार पर हम सोच सकते हैं कि ब्रिटिश पद्धति है। आपको याद करने के लिए ट्रिक बताई जा रही है, इस पद्धति का नाम ऐसा है, ऐसे सोच के कहीं कोई फैक्ट लिखा हुआ नहीं है ना। आप कहो कि क्वेश्चन ने पढ़ा दिया कि पाउंड आप इसमें मापते हो भाई, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति करेगा, नहीं। हम तो याद रखने के लिए वो बोल रहे हैं कि पाउंड वगैरह विदेशी चीज़ें हैं और इनको हम किस में तोलते हैं, केक वगैरह को किस में तोलते हैं, पाउंड में। तो भाई ये कहाँ से आ गया, ब्रिटिश से आ गया, इसलिए अपने ब्रिटिश पद्धति नाम दे दिया। ठीक है, तो आप इन पद्धतियों के बारे में समझ रहे हो। जब सर ऑलरेडी ही 3 पद्धतियाँ हमारे पास थीं, तो चौथी पद्धति एक ऐसी पद्धति आती है, चौथी पद्धति ऐसी पद्धति आती है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई। तो आप यहाँ देख रहे थे कि अलग अलग देशों के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने मापतौल चल रहे थे। तो इस मापतौल की वजह से हम लोगों में कोई व्यापार करने में क्या हो रही थी, असुविधा हो रही थी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा है, एक चौथी पद्धति को भी लाना पड़ा है। यानी कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों को अलग अलग मापन की जो प्रणालियों का उपयोग कर रहे थे, विभिन्न देशों के जो वैज्ञानिक हैं वो मापन के लिए अलग अलग प्रणाली का उपयोग कर रहे थे, जिसके कारण से हम लोगों में आपस में व्यापार करने में थोड़ी सी समस्या आ रही थी। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक चौथी पद्धति बनाने का प्रयास किया, जिसका नाम ऐसे पद्धति रखा गया। इसका पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, तो इसके लिए अपन आगे पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति कब लाई गई और कैसी लाई गई, सन 1971 में जो सम्मेलन हुआ है, उसके बाद 2018 में कुछ संशोधन भी किया गया। तो इसकी पूरी डिटेल चर्चा हम आपको अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट डे। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, प्रेम से बोलो राधे राधे।